for class 12th। ये सारा डिस्कशन बेस्ड ऑन CBSE सिलेबस विथ रेफरेंस टू NCERT बुक। इस पूरे चैप्टर के कंटेंट्स जो हमने डिवाइड किए हैं वो है आपका इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजिंग, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स जिसमें फंक्शनल, डिविजनल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। डेलीगेशन के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे जिसमें एलिमेंट्स और इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन देखेंगे। इसके अलावा डिसेंट्रलाइजेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। इस वीडियो में सेक्शन 1 में जो टॉपिक हमने इंक्लूड किए हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब है? ऑर्गेनाइजिंग जो है ये वो स्टेप है जो आपका एक तरीके से मैनेजमेंट प्रोसेस का थर्ड स्टेप है। मैनेजमेंट प्रोसेस का थर्ड स्टेप का मतलब हुआ कि वंस हमने आपका कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स तय कर लिए, गोल तय कर लिया, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपना गोल, अपने ऑब्जेक्टिव्स तय कर लिए, उसके बाद हमने उसकी प्लानिंग कर ली। प्लानिंग का मतलब डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शंस हमने तय किए। डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शंस में से जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन था उसको पकड़कर हमने कंपनी की अपनी प्लानिंग तैयार कर ली कि हमको काम कैसे कैसे करना है। अब प्लानिंग जब फाइनल हो गई तो उसके बाद आता है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। तो प्लानिंग का नेक्स्ट स्टेप जो है वो है आपका ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग इज़ अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इन्वॉल्व्स developing an organizational structure and allocating human resources to ensure the accomplishment of objectives। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ये मैनेजमेंट का एक फंक्शन है जो प्लानिंग के बाद स्टार्ट होता है। ऑब्जेक्टिव सेट्स हो जाते हैं, प्लान आपका तैयार हो जाता है। अब काम है कि हमें डिफरेंट ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लोगों को सौंपनी है। कौन आदमी क्या क्या काम करने वाला है, किस तरीके से करने वाला है, उसके लिए आपको कौन से ग्रुप की ज़रूरत है, वो ग्रुप बनाना, उन ग्रुप्स को एक डिपार्टमेंट्स में रखना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, उनकी ड्यूटीज़, उनके असाइनमेंट्स उनको बताना, वो ड्यूटीज़ और वो असाइनमेंट्स के साथ साथ उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, उन रिसोर्सेज को प्रोवाइड करा के उनको उनके फंक्शंस बताना कि क्या करना है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो समझाना, और इन सब के साथ साथ उनको ये डायरेक्शन देना कि आपको काम किस तरीके से करना है। और ये सारा का सारा जो ऑर्गेनाइजिंग होगा वो टूवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ कंपनीज गोल्स, कंपनीज ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग एक फंक्शन है, इन शॉर्ट एक फंक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं, मतलब बिजनेस जो इंटरप्राइजेज है वो ग्रुप बनाती है लोगों का, उनको ड्यूटीज़ बताती है, उनको असाइनमेंट्स देती है। ग्रुप्स इन टर्म्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, उनको ड्यूटीज़, उनको काम समझाया जाता है कैसे करना है, और उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं काम करने के लिए टू अकम्प्लिश द कंपनीज ऑब्जेक्टिव। इसमें जो डिफरेंट ऑथर्स ने इसको डिफ़ाइन किया है, जैसे ऑर्गेनाइजिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग द एसेंशियल रिलेशनशिप अमंग पीपल, task activities in such a way that all organizations resources are integrated and coordinated to accomplish its objective efficiently and effectively। क्लियर कट लिखा हुआ है। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? वो एक प्रोसेस है डिफाइनिंग एसेंशियल रिलेशनशिप अमंग पीपल, टास्क एंड एक्टिविटीज़। ऑर्गेनाइजिंग जो है एक प्रोसेस है जो आपस में रिश्ता तय करती है लोगों के बीच, जो उनके टास्क हैं उनके बीच और उनकी एक्टिविटीज़ के बीच। लोगों को क्या काम करना है और किस तरीके से करना है, उसके बीच जो रिलेशनशिप बनता है वो ऑर्गेनाइजिंग का एक हिस्सा होता है। और वो इस तरीके से किया जाता है कि उनके साथ कोऑर्डिनेशन बैठाते हुए, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हुए, ये आपके पास रिसोर्सेज हैं, ये आपको काम, इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए आपको ये काम करना है, इस तरीके से काम करना है। और इस पूरी चीज़ को इंटीग्रेट करते हुए, इन सारी चीज़ों को मिलाते हुए हमको काम इस तरीके से निकालना है कि कंपनी के हम ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर सकें इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफ़ेक्टिवली मतलब असरकारक तरीके से, और
एफिशिएंटली मतलब टाइम और वैल्यू के हिसाब से एक अच्छे रिजल्ट्स के साथ। एफिशिएंटली जिसमें टाइम मैनेजमेंट होता है और चीज़ों को कम से कम कॉस्ट में किया जाता है। और दूसरे हैं आपके मिस्टर लुइस एलन जी, उनने क्या कहा है, ऑर्गेनाइजिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, डिफाइनिंग डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी एंड इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप फॉर द पर्पस ऑफ इनेबलिंग पीपल टू वर्क मोस्ट इफेक्टिवली टुगेदर इन अकम्प्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स। मोरलेस उसका भी मतलब सेम हुआ कि हम क्या करते हैं कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किन किन लोगों ने क्या क्या काम करना है, उसके ग्रुप्स बनाते हैं, उनको हम जिम्मेदारियां देते हैं और काम समझाते हैं कैसे कैसे काम करना है, क्या क्या काम करना है, और इस काम को करने के लिए आपके पास ये अथॉरिटी है, इस अथॉरिटी के अंतर्गत आप ये काम करा सकते हैं और जिम्मेदारी के साथ आपको काम कराना है। इस सारे के बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होती है जिसका मेन पर्पस होता है कि लोग इफेक्टिवली काम करें टूवर्ड्स अचीविंग द कंपनीज इंटरप्राइजेज बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स, राइट। अब इन शॉर्ट इस चीज़ को अगर मैं दूसरे तरीके से अगर आपको बताऊं एज अ लेमैन, बिसाइड्स बिजनेस को अलग हटा दीजिए, कमर्शियल एक्टिविटी को अलग हटा दीजिए, ऑर्गेनाइजिंग को एक बहुत ही आसान शब्दों में अगर समझने की कोशिश करूं तो इन इंडिया, हमारे इंडिया में जिस तरीके से घर में फंक्शन होता है, घर में फंक्शन एक बड़ा फंक्शन जैसे मान लीजिए शादी है, आपके घर में किसी की शादी है, तो वो पूरे एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है। आप डेट फाइनल करते हैं, उस डेट में आपके घर में शादी होनी है, फिर आप उसके लिए प्लान बनाते हैं कि आपको शादी कैसे करनी है। शादी करने की जब प्लान आपके तैयार हो जाता है तो उस प्लान के अकॉर्डिंग फिर आप उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, शादी है तो शादी मेन जिम्मेदारी एक परिवार में पेरेंट्स की होती है जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाते हैं। तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो अकेले नहीं पूरा कर सकते, तो वो क्या करते हैं कि वो छोटे छोटे ग्रुप्स बना देते हैं, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ अलग अलग लोगों को दे दी जाती है, जो हमारी कोर फैमिली होती है कि भैया लोग ये करेंगे, मामा लोग ये करेंगे, चाचा लोगों ने ये करना है, कि भाई खाने की जिम्मेदारी किसकी है, खाने पीने को देखने की जिम्मेदारी, फंक्शन हो रहा है, खाने पीने की व्यवस्था करनी है, खाने पीने की व्यवस्था चाचा जी लोग देखेंगे। उस खाने पीने में आपके कौन केटरर्स हैं कि कहाँ वो खाना बनाने की जगह उनको एलोकेट करना, उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना, उनको खाना बनाने के लिए जो जो डिशेस बन रही हैं उसके अकॉर्डिंग उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। एक दूसरा ग्रुप है, उसकी जिम्मेदारी है कि जब शादी होगी मेहमान आएंगे तो उनकी टेक ओवर कौन करेगा, उनको कौन सही से देखेगा, उनको कौन वेलकम करेगा। तो एक ग्रुप बनाया जाता है जो मेहमानों की देखभाल करने के लिए वहाँ पे हमेशा तैयार रहता है। एक ग्रुप है जो चीज़ों के फंक्शंस को मॉनिटर करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक शादी फंक्शन के अलग अलग हम ही अपनी फैमिली में देखते हैं कि कामों को बांट दिया जाता है, और वो सारे कामों को बांटने के बाद फैमिली का एक सीनियर आदमी होता है जो सभी को कंट्रोल करता है, और सब लोग उसको रिपोर्ट करते हैं कि भाई ये काम हो गया, ऐसे ऐसे हो गया। हर किसी की अपनी डेडलाइंस होती हैं, हर किसी की असाइन ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और हर आदमी अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए अकाउंटेबल यानी कि जिम्मेदार होता है। तो जब सब लोग मिलके अलग अलग कामों को पकड़ के उसको एक कोऑर्डिनेशन और एक प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ जब पूरा करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे घर के शादी का फंक्शन बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से कंप्लीट हो गया। शादी बहुत अच्छे से हो गई, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया कि दैट वाज अ वेरी गुड फंक्शन, हमें बहुत अच्छा लगा। तो ये क्या हुआ, ये पूरी एक ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस हुई। तो यही आपकी चीज़ है, यही ऑर्गेनाइजिंग है कि आपने जब कोई एक प्लान तैयार कर लिया, एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया। ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें शादी एक बहुत अच्छे तरीके से करनी है। फिर आपने उसका प्लान तैयार कर लिया कि वो प्लान किस तरीके से हमें शादी करनी है, क्या क्या चीज़ें हमने उसमें रखनी है, क्या क्या डिशेस रखनी है, कैसे मेहमानों की देखभाल करनी है, कैसे मेहमानों को वेलकम करना है, उनके रहने की जगह कहाँ पर है, उनके बैठने की जगह कहाँ है, उनके सोने की जगह कहाँ है। ये सारी चीज़ें जब आपने प्लान कर ली तो उसके अकॉर्डिंग आपने ग्रुप्स बनाए, 2-2 3-3 लोगों का ग्रुप बनाया, सबको उनकी ड्यूटीज़, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उस काम को बांट दिया ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि फंक्शन बहुत अच्छा हो गया। तो ये क्या हुआ, पूरी एक ऑर्गेनाइजिंग हुआ। सेम इसी तरीके से किसी भी एक कमर्शियल एक्टिविटी में, किसी भी एक बिज़नेस में, किसी भी एक कंपनी, एक इंडस्ट्री में इसी तरीके से
ऑर्गेनाइजिंग होती है कि एक बड़े ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए प्लान बनाया जाता है और फिर उसको सिस्टमेटिक तरीके से लोगों को ग्रुप में ड्यूटीज़ असाइन कर दी जाती हैं। अब आ गया स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजिंग के क्या स्टेप्स होते हैं? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें करना क्या है, फिर डिवीज़न ऑफ वर्क होता है, हमने क्या करना है और उसको कौन कौन करने वाला है। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क का मतलब हुआ कि हमने पहले आइडेंटिफाई किया कि हमें ये काम करना है, तो कैसे करना है, ठीक है, वो समझ में आ गया। फिर उस काम को करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, हमको वो समझ में आ गया, किस कैलिबर, किस टैलेंट का आदमी चाहिए, किस एक्सपीरियंस का आदमी चाहिए, वो हमने आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद फिर हमने काम बांट दिए, ग्रुप बनाए, ग्रुप बना के हमने कामों को बांट दिया। भाई ये ग्रुप है, ये ग्रुप जो है ये आपके प्रोडक्शन की तरफ देखेगा, ठीक है, और ये प्रोडक्शन में इस तरीके से काम होना है, ये मशीन चलेगी, इससे ये प्रोडक्ट निकलेंगे। इसके लिए भाई आप सुपरवाइज़र हैं, आप मैनेजर हैं, आप डिप्टी मैनेजर हैं, आप इस लेवल के आदमी हैं, आपकी ये अथॉरिटी है, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है। इस जिम्मेदारी को पूरे करने के लिए आपको ये अथॉरिटी दी जाती है कि आप डिवीज़न ऑफ वर्क कर सकें, आप काम को बांट सकें, लोगों में काम को बांटिए। कितने शिफ्ट काम होगा ये आप डिसाइड कीजिए, कौन ओवर टाइम करेगा, कौन ओवर टाइम नहीं करेगा, वो डिसाइड कीजिए। कोई अगर छुट्टी पर है तो उसकी जगह कौन रिप्लेस करेगा ताकि काम ना रुके। तो ये आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क पहला स्टेप है किसी भी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का। उसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब हुआ कि आपका अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं। एक बड़ी कंपनी है तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिए गए, जैसे एक फाइनेंस डिपार्टमेंट कर दिया, एक एचआरडी डिपार्टमेंट कर दिया, एक आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, एक आरएनडी डिपार्टमेंट हो गया, एक परचेज डिपार्टमेंट हो गया। मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसका काम है सेल्स और मार्केटिंग को देखना, सामान जो बन रहा है, फाइनल प्रोडक्ट जो बन रहा है उसको मार्केट में प्लेस करना, उस सामान को बेचना। परचेज डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट का काम है कि कंपनी में सामान बनाने के लिए, प्रोडक्ट तैयार करने के लिए जो जो रॉ मटेरियल और जो जो अदर रिसोर्सेज की ज़रूरत है उसको मार्केट से ख़रीदना, अच्छे रेट में, कंपटीटिव रेट में ख़रीदना, और साथ में एक अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल ख़रीदना। अच्छी क्वालिटी का आप रॉ मटेरियल ख़रीदेंगे तभी आप एक एंड अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये आपने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए। एचआरडी डिपार्टमेंट या पर्सनल डिपार्टमेंट का काम है रिक्रूटमेंट करना। रिक्रूटमेंट में पर्सनल डिपार्टमेंट ये देखता है कि हमको किस किस कैलिबर, किस किस एक्सपीरियंस और किस किस टैलेंट के लोग चाहिए, किस क्वालिफ़िकेशन के लोग चाहिए अपने काम को कंप्लीट कराने के लिए। तो ये हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए। फिर उन डिपार्टमेंट्स को असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ हो गई कि हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी ड्यूटी असाइन कर दी गई कि परचेज डिपार्टमेंट का क्या काम है। जैसा मैंने अभी बताया, परचेज डिपार्टमेंट का काम है रॉ मटेरियल खरीदना, रिसोर्सेज को इकट्ठा करना ताकि उन रिसोर्सेज से हम अपने काम को पूरा कर सकें मिनिमम रेट पे, ऑप्टिमम रेट पे, बेस्ट क्वालिटी के साथ, बेस्ट सर्विसेज के साथ। सामान बन गया, अब उसको प्रॉपरली भेजना है तो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, ये भी परचेज डिपार्टमेंट का ही एक काम होता है। ट्रांसपोर्टर को हायर करना, ट्रांसपोर्टर से नेगोशिएट करना, रॉ मटेरियल सप्लायर से बात करना, उनसे नेगोशिएट करना, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, टर्म्स ऑफ परचेज, टर्म्स ऑफ डिलीवरी, ये सारी चीज़ें परचेज डिपार्टमेंट में आ जाती हैं। सेल्स मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग आ जाती है, प्रमोशन आ जाता है, प्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट आ जाता है, सेलिंग आ जाती है। ये सब मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हो गए। बजटिंग हो गया, फंड्स हो गए, अकाउंट्स हो गया, ये सब का सब फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम हो गया। तो ये डिपार्टमेंटलाइजेशन करने के बाद फिर हमने सबकी ड्यूटीज़ असाइन कर दी। भाई फाइनेंस का पार्ट आप डिपार्टमेंट देखेगा, प्रोडक्शन का काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखेगा, सेल्स एंड मार्केटिंग का काम सेल्स मार्केटिंग डिवीज़न देखेगा, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब इस सब के साथ क्योंकि हमने अलग अलग डिपार्टमेंट और अलग अलग ग्रुप बना दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर ग्रुप अपने आप में इंडिपेंडेंट है और अपना काम करता जा रहा है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं कि दूसरी जगह क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कंपनी के गोल्स क्या हैं। हमें तो बस अपने डिपार्टमेंट से मतलब है, हमें प्रोडक्शन करना है जी, हम तो प्रोडक्शन करते चले जा रहे हैं बिना मार्केट से फीडबैक लिए, बिना सेल्स वालों के साथ कोऑर्डिनेट किए, बिना फाइनेंस डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट किए, बिना परचेज डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट किए। जब तक एक आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब ये बताएगा कि उसको किस क्वालिटी का, किस स्टैंडर्ड का कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए, तब तक एक परचेज डिपार्टमेंट वाला कैसे फाइनल करेगा कि वो जो रॉ मटेरियल मंगा रहा है उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए। वो प्रोडक्शन वाला फीडबैक देगा परचेज वाले को।
तो परचेज वाला उसी स्टैंडर्ड उसी क्वालिटी का रॉ मटेरियल अपने डिपार्टमेंट के लिए अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए मंगाएगा। अब जब तक परचेज वाला ये फीडबैक फाइनेंस और फंड्स डिपार्टमेंट को नहीं देगा कि भाई मैं जो ये रॉ मटेरियल खरीदना है, ये रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से आई है, तब तक फाइनेंस वाला कहाँ से फंड एलोकेट करेगा, कहाँ से फंड कलेक्ट करेगा, कैसे एक प्रॉपर बजटिंग करेगा और पैसे की व्यवस्था करेगा, कैसे उस चीज़ को मैनेज करेगा, कितना कैश चाहिए, कितना क्रेडिट चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी फाइनेंस डिपार्टमेंट की। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट जब तक आपका परचेज डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, परचेज डिपार्टमेंट जब तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब तक सेल्स और मार्केटिंग वाले के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, तब तक एक फ्रूटफुल कंपनी ऑब्जेक्टिव आप कैसे ले सकते हैं। अब प्रोडक्शन वाला सामान बनाता जा रहा है, उसको पता ही नहीं है कि मार्केट में कितनी रिक्वायरमेंट है सामान की। बहुत ज़्यादा बना दिया तो वो आपके वेयर हाउस, आपके गोडाउन में मटेरियल डंप हो जाएगा। आपने कम बना दिया तो आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो दोनों ही स्टेज पे आप नुकसान में हैं। तो आप कंपनी के ऑब्जेक्टिव, कंपनी के गोल्स आप सही से अचीव नहीं कर पाते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग रिपोर्टिंग सिस्टम, एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप आपस में होना चाहिए, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए विथ एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल के साथ, ताकि हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली गेन कर सकें, अचीव कर सकें, राइट। अब थर्ड आता है कि ऑर्गेनाइजिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। ऑर्गेनाइजिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, वो मोर और लेस आपको अभी तक के इतने डिस्कशन में, जिसमें आपका कमर्शियल डिस्कशन मतलब बिजनेस रिलेटेड डिस्कशन और एक पर्सनल लेवल पे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, उससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग गया होगा कि ऑर्गेनाइजिंग का फ़ायदा क्या है। कि सबसे पहले बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि आपको स्पेशलाइजेशन का फ़ायदा मिलता है। किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को स्पेशलाइजेशन, जब हम एक ग्रुप बना देते हैं, उस ग्रुप को एक सर्टेन ड्यूटीज़, एक सर्टेन काम असाइन कर देते हैं, तो उस ग्रुप का काम होता है कि उस काम को उसी स्पेसिफिक तरीके से किया जाए जो तरीका उसको बताया गया। उसी काम को रिपीटेटिवली करते करते लोगों में एक स्पेशलाइजेशन क्रिएट हो जाता है, एक हुनर आ जाता है। एक काम अगर हमने किसी एक मशीन को ऑपरेट करने के लिए एक टीम बनाई कि भाई ये टीम पूरी मशीन को ऑपरेट करेगी, मशीन काफ़ी बड़ी है, उसमें कुछ लोगों को हमने काम असाइन कर दिया कि आपने ये काम इस मशीनरी में इस तरीके से करना है। तो उस मशीनरी में रिपीटेटिवली काम करते करते लोगों का लेवल ऑफ एफिशिएंसी बढ़ जाता है और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। जितना आउटपुट वो लोग कल तक 4 दिन में दे रहे थे, धीरे धीरे उतना ही आउटपुट वो 3 दिन में देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस काम में स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। तो बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन हमको मिलता है। क्लैरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप, हर किसी को ये पता होता है कि उसको कौन सा काम करना है और किस तरीके से करना है। क्लैरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप का मतलब हुआ हमें ये पता होता है कि हमें क्या काम करना है, किसी को भी क्या काम करना है, उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उसको ऑर्डर्स किससे लेने हैं और किसको रिपोर्ट करना है, कौन मैनेजर है, कौन डिप्टी मैनेजर है, कौन सीनियर लेवल का मैनेजर है, उसको पता है। उसको कौन ऑर्डर देगा तो वो इस तरीके से काम करेगा। तो उसको ऑर्डर्स किससे लेने हैं और काम करते समय और काम करने के बाद किसको फीडबैक देना है या किसको रिपोर्ट करना है, वो उसको मालूम होता है। तो दैट अगर एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, तो उसमें क्लैरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप होती है। काम हमको किससे लेना है और किसको रिपोर्ट करना है वो क्लियरली मेंशन होता है और सबको मालूम होता है। वो चाहे एक इंडिविजुअल पर्सन हो या एक ग्रुप हो या एक डिपार्टमेंट हो या एक पूरा यूनिट या पूरा एक डिवीज़न हो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो आपके रिसोर्सेज हैं, जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, अगर आपका एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, तो जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसका आप ऑप्टिमम यूटिलाइज कर पाते हो। ऑप्टिमम रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑप्टिमम रिसोर्सेज नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मैन पावर बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द स्टॉक, द जो आपके स्टॉक हो गए, जो आपकी वेयर हाउसेज में फिनिश प्रोडक्ट्स हैं वो हो गए, वो सब ओवरऑल हम कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो आपकी वर्किंग कैपिटल है, जो वर्किंग कैपिटल का मतलब ये हुआ कि जो रॉ मटेरियल आपको लेने के लिए जो चीज़ें चाहिए, जो पैसा चाहिए, वो आपका वर्किंग कैपिटल हो गई। तो जो आपके रॉ मटेरियल्स हैं उनसे लेकर जो आपके मैन पावर हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आप करते हैं, क्योंकि यही हमारे वो रिसोर्सेज हैं। यही रिसोर्सेज का मतलब वो इनपुट्स जिससे आपका फिनिश प्रोडक्ट
तैयार होता है। तो अगर आपका एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है तो आप अपने रिसोर्सेज का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, एक अच्छे आउटपुट के लिए एफिशिएंट इस्तेमाल कर सकते हैं, इफेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं। एडॉप्शन टू चेंज, अगर आपका एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम एक बहुत अच्छा है तो आप में चेंजेस करने की क्षमता होती है। आपको पता है, जैसा हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही डायनेमिक इन नेचर होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट जो हमारे इंडस्ट्री के बाहर प्रिवेल करता है, जिसमें बहुत से फैक्टर्स आते हैं। हम बहुत बार इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, तकरीबन हर चैप्टर में हमें डिस्कस करना पड़ता है, क्योंकि बिज़नेस के हर काम में ये एनवायरनमेंट इफेक्टिव होता है। सोशल इन्वायरमेंट हो गया, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो गया, लीगल इन्वायरमेंट हो गया। तो इन सब इन्वायरमेंटेड ये जितने भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते, किसी भी इंडस्ट्री के कंट्रोल में नहीं होते। तो जब भी इनमें कोई चेंजेस आते हैं तो उन चेंजेस के अकॉर्डिंग हमें अपने तरीके को, अपने काम को बदलना पड़ता है, ताकि हम उसके साथ प्रॉपरली कोप अप कर सकें और लॉन्ग रन में सर्वाइव कर सकें। तो अगर आपका एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, आप एक अच्छी तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आप हमेशा चेंजेस के लिए तैयार रहते हैं। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आपका एक ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक साउंड है, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से बना हुआ है, तो उसमें एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का मतलब चीज़ें अच्छे से कंट्रोल्ड वे में होती हैं, सबको पता होता है उसकी कौन कौन सी असाइनिंग ड्यूटी है, सबको ये पता होता है कहाँ से काम हमको मिलने वाला है, कौन हमको इंस्ट्रक्शंस देने वाला है, हमें किसको रिपोर्ट करना है। एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि जितनी भी हम काम कर रहे हैं उनका जो सुपरविज़न है वो बहुत ही प्रॉपरली हो रहा है, चीज़ें ढंग से मैनेज हो रही हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, एक दूसरे के साथ चीज़ें बहुत अच्छे से एडजस्ट हो रही हैं और एक प्रॉपर फ्लो में आपका सिस्टम रन कर रहा है, क्योंकि आपने जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया है वो स्ट्रक्चर का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, अल्टीमेट गोल सबको डिफाइंड है। काम सबकी अलग अलग हैं, ड्यूटीज सबकी अलग अलग हैं, बट फोकस टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव एंड द गोल्स ऑफ द इंटरप्राइजेज और द कंपनी। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका रोल करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल होता है। क्यों? क्योंकि आपको काम करने का मौका मिलता है, आपको ड्यूटीज़ असाइंड होती हैं। ड्यूटी असाइंड होने के बाद आप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करते हैं। एक मैनेजर है, मैनेजर के पास जितनी भी अथॉरिटी, जितनी भी पावर्स हैं, वो अपने पावर्स का कुछ हिस्सा अपने नीचे के मैनेजर्स को देता है, अपने डिप्टी मैनेजर्स, अपने असिस्टेंट मैनेजर्स को देता है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि उसका वर्कलोड कम हो जाता है। एक मैनेजर का वर्कलोड जब कम होता है, फिर वो जो असिस्टेंट मैनेजर को दिया है वो अपनी ड्यूटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कुछ हिस्सा अपने नीचे वालों में बांट देता है। अल्टीमेटली इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी अकाउंटेबिलिटी से आप फ्री हो गए। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी सीनियर मोस्ट आदमी की है और हमेशा रहेगी। वही अकाउंटेबल है, वही जवाबदेह है और वही जिम्मेदार है, लेकिन वो अपने काम को नीचे डेलीगेट करता चला जाता है ताकि वर्कलोड जो है वो बराबर एक तरीके से बढ़ जाए, किसी एक पर ही लोड ना हो, वो लोड बराबरी में बढ़ जाए और हर आदमी आराम से धीरे धीरे से अपने काम को प्रॉपर इफेक्टिव वे और एफिशिएंट वे में कर सकें। तो इससे क्या होता है कि हर किसी को एक टाइम मिलता है अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने का, हर किसी को ये चीज़ें मिलती हैं, ड्यूटीज़ मिलती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं, तो सीखने का मौका मिलता है। क्रॉस फंक्शनल रोल्स में आदमी पार्टिसिपेट कर पाता है। तो एज अ इंडिविजुअल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल इसमें होता है अगर आपके पास एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, अगर आपके पास एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है तो उसमें हमेशा ये स्कोप बना रहता है कि आप एक्सपेंशन और ग्रोथ कर सकते हैं। एक्सपेंशन और ग्रोथ का मतलब कि जैसे सपोज करके आज आपका एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर काम कर रहा है, आप कंज्यूमर प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो कल की तारीख में आप सोच सकते हैं कि मैं दूसरे सेगमेंट कंस्ट्रक्शन लाइन में जाना चाहता हूँ, तो आप कंस्ट्रक्शन लाइन में भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको स्कोप मिलता है, आपका एक स्ट्रक्चर बहुत ही इफेक्टिवली काम कर रहा है, उसने इतना टाइम, इतने सोचने की आपको दी, इतना समय आपको सोचने का दिया कि हाँ आप इस एनर्जी को, इस समय को दूसरी जगह लगा सकते हैं। आपके प्रॉफिट्स, आपके बैलेंसेस, आपकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में इस तरीके से है, जो आपने एक रेपुटेशन बनाई है, जो आपने अपना एक ब्रांड खड़ा किया है, उसके लिए उसके बिहाफ पर आप दूसरे सेगमेंट्स में भी
जा पाते हैं, आप काम को दूसरे सेगमेंट में ले जा सकते हैं। दूसरे सेगमेंट में ले जाने के साथ साथ जब आपका काम कारोबार बढ़ता है तो आप उसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। आज आप एक स्टेट में काम कर रहे हैं, कल आप 4 स्टेट में काम कीजिए, परसों आप 10 स्टेट्स तक अपने काम को ले जाइए, परसों पूरा नेशनल वाइड मार्केट आप ग्रास्प कीजिए, कल जब आप नेशनल वाइड कर लेते हैं तो फिर अपने आप को ग्लोबल कर लीजिए। ये सब के सब इम्पोर्टेंस हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के, हमारी इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के। जब हम किसी चीज़ को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमको स्पेशलाइजेशन का मौका मिलता है, काम जो है वो हमारे बीच में क्लैरिटी ऑफ ड्यूटीज़ एंड असाइनमेंट्स हमें पता होता है, जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उसको हम बेस्ट अच्छे तरीके से उनका इस्तेमाल कर पाते हैं। और जो भी एनवायरमेंटल चेंज के हिसाब से हमको अपने आप को अडॉप्ट करना है वो हम एडॉप्शन करते हैं, क्योंकि हम चेंजेस के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इतना स्कोप हमारी प्लानिंग में, हमारी ऑर्गेनाइजिंग में रहता है कि हम चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सकें। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो बहुत ही इफेक्टिव होता है, क्योंकि रिपोर्टिंग बहुत ही क्लियर होती है और हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही अच्छा होता है। और इस सारे माहौल में इंडिविजुअल एज अ पर्सन हमें अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने का मौका मिलता है, अपने एक्सपर्टाइज को और ज़्यादा इन्हेंस करने का मौका मिलता है, और एज अ ओवरऑल हम एक अच्छी पर्सनैलिटी और एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ते हैं। और इस सब के साथ साथ हमें मौका मिलता है कि हम अपनी कंपनी को और ग्रो करें और उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये सारे फ़ायदे होते हैं एक अच्छी ऑर्गेनाइजिंग के, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के। ओके, तो ये 3 टॉपिक अभी हमने कवर किए। आगे के जो टॉपिक हैं वो हम अपने अगले वीडियोस में कवर करेंगे। अगले वीडियोस जो भी आपके बनेंगे, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, जो भी जितनी भी क्वांटिटी बनती है वो अभी देख लेते हैं, क्योंकि हम वीडियोस की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते ताकि ये बोरिंग ना हो। आपको इतना समझ में आया, अच्छा लगा, अपना फीडबैक दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए ताकि हम अपनी क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस टाइम, बाय।